2 दिन के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले सिडनी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी का विमान से उतरते ही जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम भी हाथ जोड़कर सभी से मिलते नजर आए। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी से मिलने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग जुटे थे, जिन्होंने पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर किसी को निराश नहीं किया और वहां मौजूद ज्यादातर लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया और कई लोगों से बात भी की। वहीं पीएम के स्वागत के लिए मौजूद लोगों ने उन्हें एक गीत भी सुनाया। भारत ने बुलाया है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। कुछ लोग इस मौके को खास बनाने के लिए पीएम की तस्वीर लाए थे, जिस पर पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वहां पहुंचे तो लोगों में उनसे मुलाकात की होड़ मच गई। इस दौरान कई लोग मोबाइल फोन में पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर लेते दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी के सम्मान में कई लोग उनके पैर छूते भी नजर आए, जिन्हें पीएम ने उठाकर उनसे हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड को ऑपरेशन की बैठक में शामिल हुए, जहां सारी परंपराओं को तोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पोर्ट मोरेस्बी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे मौजूद थे। पीएम मोदी के विमान से उतरते ही जेम्स मारापे ने उनके पैर छुए और उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई और फिर उन्हें गले से लगा लिया। सिर्फ पीएम जेम्स मारापे ही नहीं, पीएम मोदी के स्वागत में वहां खड़े मौजूद दूसरे लोगों ने भी पीएम मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़ी बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी में शाम ढलने के बाद किसी का भी पारंपरिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के लिए इस परंपरा को तोड़ दिया गया और एयरपोर्ट पर ही पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया है कि उन्हें ऐसे ही नहीं ग्लोबल लीडर कहा जाता है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ राजकीय सम्मान हुआ, बल्कि उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपब्लिक ऑफ पलाव की राष्ट्रपति सुरंगेल एसवीप ने एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया। ये पलाव का एक बेहद सम्मानित अवार्ड है, जो वहाँ की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी खुशी जताई और अवार्ड के लिए आभार व्यक्त किया। रिपब्लिक ऑफ पलाव ही नहीं, फिजी ने भी पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया। इस सम्मान के लिए पीएम मोदी ने भी उनका आभार जताया। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। फिजी का ये सर्वोच्च सम्मान अब तक कुछ ही गैर फिजी लोगों को मिला है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिन्हें फिजी की तरफ से सर्वोच्च सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी में FIPIC की बैठक में भी शामिल हुए, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ लीडर बताया। साथ ही जेम्स मारापे ने ये भी कहा कि वो वैश्विक मंचों पर भारत के नेतृत्व का समर्थन करेंगे। We are victims of global power play. We want
you to be an advocate for us as you sit in those meetings. वहीं पीएम मोदी ने भी इस समिट में शामिल देशों को भारत का भरोसेमंद पार्टनर बताया। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है, आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। FIPIC की बैठक में 14 देशों के नेता शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां एक एक नेता के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। FIPIC का मुख्य मकसद प्रशांत द्वीप के देशों के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर करना है। और यही वजह रही जब पीएम मोदी समिट के लिए पहुंचे तो सभी 14 देशों के नेताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी सभी नेताओं से हाथ मिलाया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की, जिसमें पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और IT सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने तमिल भाषा में लिखी गई किताब थिरुकुरल का तोक पिसिन भाषा में अनुवाद किए गए संस्करण का विमोचन किया। आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया। तोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की भाषा है। FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुए तो एक बार फिर पोर्ट मोरेस्बी एयरपोर्ट पर उन्हें वैसे ही विदाई दी गई जैसा उनके आने पर स्वागत किया गया था। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे पीएम मोदी को विदा करने एयरपोर्ट तक गए। एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनका राजकीय सम्मान किया गया। वहीं पीएम मोदी को विदा करने पहुंचे कुछ लोग उनके पैरों पर गिर गए, जिन्हें पीएम मोदी ने उठाया और फिर खुद भी झुककर उनको प्रणाम किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान वहां मौजूद एक बच्ची ने भी पीएम मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने विमान में सवार होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद रविवार शाम पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जिन्होंने मोदी के पैर भी छुए। लेकिन जिस तरह पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी को प्रणाम किया, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। यूट्यूबर आरजू कासमी इशारा करती दिखी कि शहबाज शरीफ को भी मोदी की शरण में चले जाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान मीडिया चिढ़ा हुआ भी नजर आया। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने कहा कि जेम्स मारापे का पीएम मोदी के पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऐसा सत्कार हो तो मेहमान और मेजबान दोनों के चेहरे पर इसका असर तो दिखना ही था, और ये दिखा भी। 3 दिनों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मेहमानों के साथ ही मेजबानों ने भी जी भरकर कश्मीर की तारीफ की। और बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय फिल्मों के ग्लोबल स्टार रामचरण जब मंच पर पहुंचे तो दुनिया में धूम मचाने वाले अपने ही गाने पर थिड़क पड़े। आज के जमाने के एक्टर रामचरण को वो दिन भी याद आया जब श्रीनगर की इसी जगह पर उनकी फिल्म की शूटिंग हुई थी, और तब से लेकर अब तक कश्मीर को लेकर अपने जज्बात भी उन्होंने बयां किए। It's a paradise on earth and it's so wonderful. This is an untapped region. रामचरण से पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को 50 साल पुराना वो दौर याद आया जब शम्मी कपूर की धूम थी। सीरीज ऑफ मूवी कश्मीर की कली, जानवर, राजकुमार। He, I think, also not only became a star out of Kashmir, but contributed immensely personifying Kashmir to the rest of the world. बैठक में पर्यटन के लिहाज से कश्मीर की अहमियत और यहाँ की खूबसूरती दुनिया तक पहुँचाने के लिए फिल्मकारों का ध्यान भी खींचा गया। बदली सूरत हाल ने कश्मीर का कैसा कायाकल्प किया, दुनिया ने आज इसे अपनी आंखों से देख लिया। G20 की 3 दिनों तक चलने वाली बैठकों के दौरान कश्मीर को लेकर किए जा रहे तमाम दुष्प्रचारों की आज हवा निकल गई।
जब G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 दिनों की बैठक के पहले दिन यहाँ की तैयारियों की तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर की सड़कों से लेकर फ्लाईओवर, चौक चौराहों पर पेंटिंग्स के जरिए स्थानीय संस्कृति की झलकियों की छाप दिखी, तो जगह जगह दिखने वाले रंग बिरंगे झंडे G20 जैसे बड़े आयोजन की मुनादी और दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार दिखे। हालांकि स्थानीय नागरिकों ने कश्मीर में आए बदलाव के लिए उस केंद्र सरकार को श्रेय दिया जिसे चीन, पाकिस्तान से लेकर विपक्ष तक कोसने का बहाना ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे कश्मीर में इसको करने का मौका दिया। धरती श्रीनगर की हो और डल झील की बात होना स्वाभाविक है। G20 के कार्यक्रमों ने डल झील की खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी और सुरक्षा के तगड़े इंतजामात के बावजूद देश दुनिया के पर्यटक बेरोक टोक शिकारा का आनंद लेते दिखे। आम लोग आसानी से यहाँ सड़कों पर घूम रहे हैं। डल लेक के पास आप देखिए चहल पहल लगातार है। वैसे तो G20 से जुड़े कार्यक्रमों की वजह से श्रीनगर में आम लोगों और पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन इस दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक न रह जाए, इस पर भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी नजर आई। और इसी वजह से पूरे कश्मीर के साथ ही श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की नजर रही। जिन जगहों से दुनिया भर से आए मेहमानों को गुजरना है और जहां बैठकें होनी है, वहां सुरक्षा बल के जवान वाहनों की जांच करते दिखे। और जब मेहमान पहुंचे तो सुरक्षा घेरे में ऐसा काफिला दिखा जिस पर कश्मीर ही नहीं हिंदुस्तान को नाज हो। G20 बैठक के लिए जो श्रीनगर पहुंचे हैं उनका काफिला जो है देखिए पहुंच गया है। मेहमानों के काफिले के वक्त भले ही ट्रैफिक आम लोगों के लिए रुक गया, लेकिन इससे पहले और इसके बाद किसी भी शख्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया। पाकिस्तान को जानने समझने वाले मानते हैं कि भारत कहीं आगे निकल चुका है। पाकिस्तान मामलों के जानकार कहते हैं कि मोदी की विदेश नीति से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करके रख दिया है। अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन साजिद तरार की माने तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों में तो भारत कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। भारत इन देशों में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, जो यहाँ पैर पसारने की कोशिश में लगा है। साजिद तरार ने ये भी कहा कि भारत पर अमेरिका की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जबकि अमेरिका में बसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरीर की माने तो भारत आसमान पर है और पाकिस्तान तबाही की कगार पर। वहीं बात करें पाकिस्तान के लोगों की, तो वो भी भारत की तरक्की से खूब जलते हैं। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत में कानून का राज है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत कभी राजनीतिक तौर पर अस्थिर नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुनिया का हर देश हिंदुस्तान का स्वागत करता है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि विदेशों में भारत और भारतीयों ने अपनी पैठ जमा ली है, जबकि पाकिस्तान का कोई नाम लेता नहीं है। जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी की दुकान खोलने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी आवाम की बात सुननी चाहिए, जो कहती है कि भारत ने तरक्की इसलिए की क्योंकि उसने एजुकेशन पर फोकस किया। कल से देश के सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से नोट बदलने में जल्दबाजी न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 4 महीने का समय दिया गया है और आरबीआई के पास दूसरे नोटों का पर्याप्त स्टॉक है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तस्वीर शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार के अहंकार और जुल्म को लोग देख रहे हैं और भगवान अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में आज एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाने को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी SC/ST को महत्व देने की बात करती है, लेकिन जहां सम्मान दिया जाना चाहिए वहां नहीं दिया जाता। आज से श्रीनगर में G20 की 3 दिनों की बैठक शुरू हो गई है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के बावजूद दुनिया को नया कश्मीर देखने को मौका मिला है। आज G20 की बैठक के दौरान मन को मोहने वाली कई तस्वीरें सामने आई। और इन्हीं तस्वीरों के बीच जब G20 में हिस्सा लेने वाले 25 देशों के 60 प्रतिनिधियों सहित कुल 150 मेहमान श्रीनगर में बैठक वाली जगह पर पहुंचे, तो एक मंच पर पूरा कश्मीर सिमट आया। सबसे पहले लोक कलाकारों ने स्थानीय वाद्य यंत्रों से लोक धुन छेड़ी।
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले कश्मीरी लोक कलाकारों ने कश्मीरी परिधानों में अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। आयोजकों ने कुदरत की गोद में मंच तैयार किया तो वहां पहुंचने पर मेहमानों के ढोल से स्वागत का परंपरागत हिंदुस्तानी अंदाज और कश्मीर के स्वागत का सदियों पुराना तरीका भी दिखाया। पूरा नजारा ऐसा मानो मेहमान धरती नहीं स्वर्ग में पधारे हो। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की साजिश किसी से छुपी नहीं है, इसलिए सुरक्षा के मोर्चे पर देश की चिंता को समझना मुश्किल नहीं। खुफिया एजेंसियां भी बार बार G20 की बैठक के दौरान सरहद पार रची जा रही आतंकी साजिश को लेकर चेताती रही। और हिजबुल, लश्कर और जैश-ए मोहब्बत की साजिश की आहटों के बाद एक दिन पहले घाटी से एक आतंकी की गिरफ्तारी ने इस पर मुहर लगाई तो श्रीनगर में इसका असर जल, जमीन और आसमान पर सुरक्षा बल के कसते शिकंजे के रूप में दिखा। डल झील में तो मार्कोस के कमांडो उतर आए और उनकी मुस्तैदी ही आतंकियों को पैगाम देने के लिए पर्याप्त दिखा। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर NSG के जवानों की मौजूदगी और मुस्तैदी कारोबारियों का भरोसा बढ़ाने वाली रही और ऐसे इंतजाम का असर श्रीनगर के मॉडर्न पोलोव्यू मार्केट पर दिखा, जहां G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों को भी पहुंचना है। पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठनों की हरकतों की वजह से कश्मीर का जिक्र आने पर सुरक्षा की बात भले ही मजबूरी हो जाए, लेकिन कश्मीर की असली पहचान कश्मीरियत है, जिसका सीधा रिश्ता बेहतरीन मेजबान होने से है। और कश्मीर में G20 सम्मेलन के दौरान इसकी झलक बार बार दिखी। श्रीनगर की सड़कों से लेकर दीवारों तक पर जैसी छाप दिखी, उसे यहाँ के स्थानीय स्कूली बच्चे आवाज देने लगे। हाथों में तिरंगा और स्वागत की तख्ती लिए बच्चे मेहमानों का स्वागत करते दिखे। तो दुनिया भर से श्रीनगर पहुंचे प्रतिनिधियों का अक्षत चंदन के टीका और फूलों की बारिश के जरिए परंपरागत अंदाज में खैर मकदम किया जाता दिखा। मेहमानों को भारतीय परंपरा के मुताबिक पगड़ी भी पहनाई जाती दिखे और ऐसे सत्कार से मेहमान भी गदगद दिखे। मेहमान ही नहीं, कश्मीर के आम लोग भी G20 की बैठकों के लिए आए मेहमानों की मेजबानी कर गदगद नजर आए। खासकर यहाँ के कारोबारी अब स्थानीय उत्पादों का डंका दुनिया भर में बजने की उम्मीद जताते हुए दिखे, जिसकी झलक हस्तशिल्प विभाग की तरफ से लगाए गए उस प्रदर्शनी में मिली जो G20 की बैठक वाली जगह पर लगाई गई। यहाँ पश्मीना शॉल, सिल्क कारपेट, वुड कार्विंग, पेपर माची, तांबे के बर्तन और ऑर्गेनिक फूड जैसे कश्मीरी शिल्प के स्टॉल लगाए गए, जिसे दिखाने खुद कारीगर मौजूद थे। मानो ये कश्मीर के लिए एक बूस्ट है। मतलब कश्मीर में इसका मुझे लगता है कि मेरा नज़रिया है कि ये पूरे वर्ल्ड में ये कश्मीर का एक नाम आया है। तो मुझे लगता है कि G20 से कश्मीर में बहुत बिजनेस बढ़ेगा। कश्मीर की कला और उद्योगों को दुनिया का बाजार मिले, यहाँ G20 बैठक रखने के पीछे सरकार की जो मंशा थी, स्थानीय शिल्पकार और कारीगरों को उसे समझते देर नहीं लगी। कश्मीर के कारीगर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मानते हैं। केंद्र सरकार के बदले रुख के बाद कश्मीर में आया बदलाव अब नया इतिहास लिखने की दस्तक दे रहा है, इसमें शक नहीं। 24 मई तक चलने वाले G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कश्मीर में शुरू हो चुकी है। उससे पहले उसकी आहट ने पाकिस्तान को बेचैन कर लिया, तो फिर परेशान पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई साजिश रचनी शुरू कर दी और अपने 4 करीबी दोस्त मुल्कों को कश्मीर में होने वाली बैठक का बहिष्कार करने को राजी भी कर लिया, जिसके बाद चीन, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के प्रतिनिधि श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक में नहीं पहुंचे। चीन ने भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर यहां आने से भी इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के इशारे पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठनों ने साजिश रचने के लिए रावलपिंडी में बैठक भी की। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग भी बनवाए, जिसका मकसद G20 की बैठकों के बारे में दुष्प्रचार करना था। यही नहीं, खुफिया विभाग ने 500 ऐसे संदिग्ध मोबाइल फोन के नंबर्स की भी पहचान की, जिससे व्हाट्सएप मैसेज या गुमनाम कॉल के जरिए भारत विरोधी अफवाह फैलाने की साजिश रची गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट अब 8 जून को मामले की सुनवाई करेगी। आर्यन खान केस को लेकर सीबीआई समीर वानखेड़े से पूछताछ कर रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गोल्ड स्मगलिंग की कोशिश नाकाम की। 2 दिनों के अंदर कस्टम्स ने करीब 3 किलो सोना जब्त किया। सोने की कुल कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के बलिया में 30 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। डूबने की वजह से 3 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी सवारियां मुंडन संस्कार के लिए गंगा पार जा रही थी जब अचानक यह हादसा हुआ। बिहार की राजधानी पटना में भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई। ये शराब जमीन के अंदर तहखाना बनाकर छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने मौके से करीब 500 लीटर विदेशी शराब बरामद की। साथ ही अवैध शराब की तस्करी में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में चल रही G20 की मीटिंग से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दिया है। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर कार्ड खेलने के लिए पीओके पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने श्रीनगर में हो रहे G20 सम्मेलन को नाकाम करने का दावा करते हुए पीओके की आवाम को बरगलाने की कोशिश की। दरअसल चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के G20 शिखर सम्मेलन से किनारा करने के बाद बिलावल भुट्टो फूले नहीं समा रहे। वो जनता के बीच इसे अपनी और अपने सरकार की जीत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया भी गदगद नजर आ रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की जानिब से बाइकॉट का इम्कान। चीन पहले ही शिरकत से इनकार कर चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। जाहिर है पाकिस्तान कुछ देशों के G20 में शिरकत न करने को अपनी जीत समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को अपने लोगों की राय भी सुन लेनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि अगर कुछ देश श्रीनगर में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में नहीं भी जाते तो इससे भारत पर कोई असर नहीं होगा। जबकि लोगों का तो ये भी मानना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का केस हार चुका है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत जम्मू कश्मीर में ऐसे सम्मेलन आगे भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है और सब उसकी बात सुनते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के जानकारों का भी मानना है कि चीन जैसे कुछ देशों का G20 समिट में हिस्सा न लेना भारत पर असर नहीं डालेगा। हालांकि सबके बावजूद शहबाज शरीफ की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश की एयरलाइंस कंपनी ने अपने ही राष्ट्रपति की उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया हो? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। यूरोपियन देश जॉर्जिया की जॉर्जियन एयरलाइंस ने अपनी राष्ट्रपति सैलोम जोरा बिचविली के उड़ान भरने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। असल में रूस ने 4 साल की पाबंदी के बाद हाल ही में जॉर्जिया से सीधी उड़ानों को मंजूरी दी है। साथ ही रूस ने जॉर्जिया के लोगों के लिए वीजा की जरूरतों को भी खत्म कर दिया है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि अगर रूस के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई तो वो नेशनल एयरलाइंस का बहिष्कार करेंगी। हालांकि जॉर्जिया की सरकार और वहां के तमाम सरकारी अफसरों ने रूस से सीधी फ्लाइट शुरू होने का स्वागत किया है। ऐसे में उड़ान शुरू होने के बाद जॉर्जियन एयरलाइंस के संस्थापक ने राष्ट्रपति के उड़ान भरने पर ही रोक लगा दी और कहा कि जब तक राष्ट्रपति अपने पुराने बयान के लिए माफी नहीं मांगती तब तक उनको उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बताया जाता है कि जॉर्जिया की सरकार और वहां की राष्ट्रपति सैलोम जोरा बिचविली के बीच अच्छे संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में BMW कार चला रही एक महिला ने एक स्कूटर सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुरी तरह घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि सुबह करीब 4 बजे के आसपास दिल्ली की मोती नगर इलाके में तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटर पर जा रहे शख्स को सामने से टक्कर मारी। कार से टकराने के बाद स्कूटी सवार कई फीट हवा में उछला और फिर नीचे गिर गया। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद कार पास में रखे एक जनरेटर से टकरा गई, जिसके बाद कार से धुआं निकलने लगा। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उसी वक्त कार चला रही महिला बाहर निकली और घायल स्कूटर सवार को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद वो महिला वहां से निकल गई। अस्पताल में कुछ ही घंटों के इलाज के बाद स्कूटर सवार की मौत हो गई। स्कूटर सवार की मौत के बाद पुलिस ने BMW कार चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी महिला ग्रेटर कैलाश इलाके से पार्टी करके लौट रही थी और तभी रास्ते में उसने दवाई लेकर आ रहे स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त महिला नशे में थी या नहीं, इसकी भी जांच करवाई जा रही है।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक पोस्ट ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में 7 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस की ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। अमेरिका के अलबामा शहर से फिर गोलीबारी का मामला सामने आया है। हथियारबंद बदमाश ने एक रेस्टोरेंट बार के बाहर फायरिंग की, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के जंगल अब भी झुलस रहे हैं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 3000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में आग बेकाबू हो गई है, जिसके बाद अब फायर फाइटर्स पीछे हट रहे हैं। कुछ दिन गर्मी से राहत के बाद दिल्ली और आसपास के इलाके एक बार फिर हीट वेव की चपेट में हैं, जहां लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है और आने वाले 2 दिनों तक गर्मी का यही सितम जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। रविवार को दिल्ली के कई इलाके 45 डिग्री तापमान में झुलस रहे थे और आज तापमान के साथ साथ लू की वजह से मुश्किल और बढ़ गई। भयंकर गर्मी के बीच जो लोग सड़कों पर थे वो भी गर्मी से बेहाल दिखाई दिए। बहुत हाल बेहाल हो गए, परेशान हो गए और पानी बाहर से लेना भी मुश्किल हो रहा है। तापमान ने तो पसीने छुड़ा ही दिए, साथ में गर्म हवा की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। कहीं गन्ने का रस तो कहीं शिकंजी के साथ इस गर्मी से खुद को राहत पहुंचा रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कल से लेकर अगले 4-5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो हीट वेव का स्थिति हमारा उम्मीद है कि घट के खत्म हो जाएगा। हीट वेव से राहत मिलने तक लोगों से बिना जरूरत घर से ना निकलने की अपील की गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई शहर ऐसे थे जहां चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ पारा 40 डिग्री के पार चला गया। लोग जहां तहां छाया तलाशते हुए दिखे। पंजाब के चंडीगढ़ और अमृतसर में भी लोग हीट वेव से परेशान नजर आए। गर्मी से राहत मिल सके इसके लिए लस्सी पीने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं गर्मी की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीते कुछ दिन से तापमान 42 से 43 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और वहां नलों तक पानी पहुंचना बंद हो गया है। डिंडौरी में भी पानी की सप्लाई का बुरा हाल है। ऐसे में गर्मी से निजात पाना और मुश्किल हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये हीट वेव जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में सलाह दी गई है कि तपती दोपहरी में घरों से बाहर निकलने से बचें। तो आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है, हीट क्रैम्प आ सकते हैं और कई बार आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से आपको अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हर कुछ साल में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हीट वेव की चेतावनी के बीच आज भी उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान नजफगढ़ का रहा। वहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पूसा में 45.1 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। गुरुग्राम की गर्मी में आज पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। गौतम बुद्ध नगर का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर झांसी की बात करें तो 44 डिग्री और प्रयागराज में 42.4 डिग्री पारा रहा। शिमला के करीब होने के बाद भी चंडीगढ़ में आज का तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के चूरू में भी 44 डिग्री तापमान रहा, जबकि जयपुर में 42 डिग्री तक पारे ने छुआ। आज साल्वाडोर के कुस्कट लेन स्टेडियम में अजीब गहमागहमी थी और मैदान में बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। बताया गया कि वहां फुटबॉल मैच के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मैच को रोक दिया गया। अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में अलियांजा एफसी और क्लब डिपोर्टिवो अपने प्ले ऑफ क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण खेल रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। अल साल्वाडोर की 2 सबसे मशहूर टीमों के इस मैच को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। मैच शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद कुछ लोग कुस्कट लैंड स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे हालात बेकाबू हो गए और वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान सैकड़ों लोग घायल हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि स्टेडियम के बाहर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है।
और खिलाड़ियों के साथ साथ लोगों की भीड़ भी थी जो भगदड़ के वक्त अपनी जान बचाने के लिए फुटबॉल ग्राउंड में कूद पड़े। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने स्टेडियम के अंदर हुए हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज फिर हिंसा भड़की। जातिवाद के झगड़े को लेकर मणिपुर में फिर हिंसा भड़की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ईस्ट इम्फाल के कैंप में रह रहे लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। हालातों को देख पुलिस फोर्स और सेना को अलर्ट कर दिया गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में 2 नए उद्योग शुरू हुए, पहला शराब माफिया और दूसरा बालू माफिया का, और सरकार भी इस अवैध व्यापार में शामिल है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पीले पंछी का कहर देखने को मिला। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में आज डीडीए ने 1 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों को ध्वस्त किया। प्रक्रिया के दौरान दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के राजघाट डिपो के पास बड़ा हादसा हुआ। लग्जरी कार का टायर फटने के बाद कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पहलवानों और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की लड़ाई में किसकी बात में कितनी सच्चाई है, अब इसके टेस्ट कराने की मांग चल रही है। इस बीच बृजभूषण सिंह ने कहा कि वो अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी। शर्त ये है कि उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होगा। बृजभूषण ने अपने फेसबुक पर लिखा, मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें और मैं उनको वचन देता हूँ कि मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। बृजभूषण सिंह की चुनौती को कबूल करते हुए धरने पर बैठे पहलवानों ने भी मीडिया के सामने कहा कि वो भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। अगर वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ जिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी, उनके नार्को टेस्ट की भी मांग की गई है। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में शुमार लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए की पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट की जानकारी दी है। जी न्यूज के पास लॉरेंस बिश्नोई के उस कबूलनामे की कॉपी जो है वो मौजूद है, जिसमें उसने बताया कि उसका पहला और सबसे बड़ा टारगेट बॉलीवुड एक्टर सलमान खान है। 1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार के बाद से ही सलमान बिश्नोई समाज के निशाने पर है और लॉरेंस भी बिश्नोई समाज से ही आता है। बिश्नोई का दूसरा टारगेट है शगुनप्रीत सिंह, जो कि मारे जा चुके सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। लॉरेंस का तीसरा टारगेट मनदीप धालीवाल है, जो कि गैंगस्टर लकी पटियाल के लिए काम करता है। इसके अलावा बिश्नोई की हिट लिस्ट में गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, सुखप्रीत सिंह नाम भी शामिल हैं। गैंगस्टर लकी पटियाल, रम्मी मसाना, गुरप्रीत शेखो और भोलू शूटर जैसे अपराधी भी लॉरेंस के निशाने पर हैं। यही नहीं, लॉरेंस ने पूछताछ में बताया कि यूपी के कई गैंगस्टर्स से उसके संबंध हैं और वो उसे हथियार मुहैया कराते हैं। जिन हथियारों से सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, वो यूपी के हथियार डीलर कुर्बान चौधरी ने लॉरेंस गैंग को दिए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को यह भी बताया कि मारे जा चुके आनंद पाल के भाई विक्की और मंजीत उसके इशारे पर वसूली के पैसे इकट्ठा करते थे। यूपी के बलिया में गंगा नदी में नाव पलटने से 3 महिलाओं की जान चली गई। इलाके के मालदेपुर गांव में मुंडन संस्कार के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंची थी। इनमें से कुछ लोग नाव के जरिए नदी की दूसरी ओर जा रहे थे, लेकिन तभी 30 से 35 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिसके बाद एक एक कर कई लोग नदी में डूबते चले गए। बताया गया कि उस नाव में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सवार थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा नदी में जो है एक बड़ा नाव हादसा हो गया और तकरीबन उस समय 30 महिलाएं और बच्चे उस पर सवार थे। नदी में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के घर वालों ने आरोप लगाया कि नाव पर जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठाया गया था। नाव पे एक्चुअल आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसा प्रशासन कह रहा है 30 से 35 लोग, मेरा मानना है 30 से 35 लोग होंगे तो नाव कभी मराएगी नहीं कभी डूबेगी। तमाम आरोपों के बीच बलिया के कलेक्टर का दावा है कि तकनीकी खराबी की वजह से नाव पलटी थी। जो सूचना मिली है कि जब लोग जा रहे थे तो नाव में जो इंजन लगा हुआ था उसमें कोई गड़बड़ी आई और तेज हवा चल रही है, तो तेज हवा के चलते नाव पलट गई। हादसे के बाद बचाए गए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
कर्नाटक में कांग्रेस का संकट सुलझने के बाद विधानसभा में आज एक अजब तस्वीर नजर आई। विधानसभा में शपथ के दौरान 2 विधायकों ने ऐसी शपथ ली जिसे सुनने के बाद प्रोटेम स्पीकर को हिदायत देनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि विधायक सिर्फ संविधान या ईश्वर के नाम की ही शपथ ले सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान आज विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर आर.वी. देशपांडे एक-एक कर सभी विधायकों को शपथ दिला रहे थे। इस दौरान चेन्नागिरी से कांग्रेस विधायक बसवराजू शिवगंगा आए और ईश्वर की शपथ लेने की बजाय डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के नाम की शपथ लेने लगे। भगवंत ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ डी.के. शिवकुमार साहेब ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें रोककर शपथ की मर्यादा याद दिलाई। विधायक पद की शपथ को अपनी मर्जी से बदलने की ये कोशिश सिर्फ डी.के. शिवकुमार के नाम पर ही नहीं हुई, बल्कि चापलूसी की एक और मिसाल तब सामने आई जब सुल्लिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक मंच पर पहुंची और नियम भूलकर अपनी मर्जी की शपथ बना ली। कांग्रेस विधायक भाग्यवती ने जब शपथ लेना शुरू किया तो उसमें न संविधान था और न ईश्वर ही सुनाई दिया। ನನ್ನ ಕುಲದೇವರಾದ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಸತ್ಯಪದ್ನಾಜಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹಾಗೂ मतदार बांधवर परवागी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन में मौजूद सभी विधायकों को अपने पद की सही शपथ लेने के निर्देश दिए। ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸರಿಯಲ್ಲ। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस तत्काल सीएम चेहरे का चुनाव नहीं कर पाई थी। अंदर खाने सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के खेमों में बटे विधायकों ने अपने आप को अलग दिखाने और स्वामी भक्ति की मिसाल पेश करने के लिए शपथ को जरिया बना लिया।